नमस्कार दोस्तों। 3 दिनों बाद आज फिर मैं दिल्ली के उसी अस्पताल में आया हूं जिस अस्पताल में किडनी के मरीजों का डायलिसिस फ्री में किया जाता है, बिल्कुल फ्री में। न सिर्फ डायलिसिस फ्री में किया जाता है बल्कि यहाँ उनके खाने और जितनी देर उन्हें यहाँ रहना है, अगर किसी को प्राइवेट वार्ड चाहिए वो भी उन्हें फ्री में मिलता है। और आज मैं दोबारा इसलिए आया हूँ क्योंकि 3 दिनों के भीतर, जिस दिन मैं पहली बार आया था 3 दिन पहले, जो वीडियो आपने देखा होगा, उस दिन इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था और आज इस अस्पताल में भीड़ लग गई है क्योंकि किडनी के मरीजों की तादाद, जिस देश में हर साल 2.25 लाख तादाद बढ़ती हो, 2.25 लाख किडनी फेल हर साल मरीजों का होता हो, उस देश में आप समझ सकते हैं डायलिसिस कितनी बड़ी समस्या है। और डायलिसिस के लिए जो भुगतान करना पड़ता है एक मरीज को, वो साल में 5 से 6 लाख तक का खर्च आता है। और ऐसे वक्त में, ऐसी बीमारी के लिए अगर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मरीजों के लिए फ्री में ऐसा अस्पताल खोला है तो भीड़ लाजमी है। इसलिए मैं आज यहाँ दोबारा आया हूँ और ये बताने के लिए कि ये जो मरीजों की भीड़ है ये कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रेसिडेंट है मनजिंदर सिंह सिरसा, उनसे भी बात करेंगे। और बहुत सारे लोग मेरे YouTube पर वीडियो देखकर ये जानना चाहते थे कि यहाँ कैसे डायलिसिस हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या कोई क्राइटेरिया है क्या, कैसे मरीज किससे संपर्क करेगा, बहुत सारे सवाल थे। तो आज उन सवालों का जवाब भी मैं चाहूँगा मनजिंदर सिंह सिरसा से आपको दिलाएं। यही काउंटर है, लेकिन इस काउंटर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर तो है, बिलिंग काउंटर नहीं है, मतलब कोई कैश काउंटर नहीं है। ये मैंने परसों भी आपको 3 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था। और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ आप देख रहे हैं इतने मरीज, यहाँ जो किडनी के मरीज हैं, मरीजों के परिजन हैं, वो यहाँ बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उससे पहले शायद कई तरह के टेस्ट हो रहे हैं। तो मैं पहले यहाँ पूछता हूँ और उसके बाद सिरसा साहब के पास चलूँगा। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आई थिंक ना? तो हर रजिस्ट्रेशन हो गया और ये सारे पेशेंट बैठे हैं। कहाँ कहाँ से ये पेशेंट आ रहे हैं वैसे? ऑल ओवर इंडिया। तो 3 दिन में ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट आने लगे यहाँ? हमारे पास कोई वो नहीं है, कहीं भी से भी आ सकता है, बट आने लगे लोग यहाँ। तो अब देखिए 3 दिन पहले ये अस्पताल खुला और उसके बाद ये मरीजों का यहाँ आना शुरू हो गया है और अलग अलग जगह से। और उसके बाद मैं ज़रा चलता हूँ सिरसा साहब के पास। और ये बहुत अहम इसलिए है कि ये अस्पताल उस कौम के लोगों ने खोला है, सिख कम्युनिटी की तरफ से खोला गया है, जिस कम्युनिटी को, जिनके लोगों को बीते कुछ महीनों के भीतर, जब से वो किसान आंदोलन में उनकी मुख्य तौर पर उनकी भागीदारी है, तब से उन्हें खालिस्तानी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या कहा गया, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया। लेकिन उसी कौम ने, उसी कौम के सेवादारों ने, उसी कौम के दानवीरों ने यह अस्पताल खोला है। डायलिसिस अस्पताल 100 बेड का अस्पताल है, पहले भी मैंने आपको दिखाया। और ये सब अब रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग आए हैं, और ये अस्पताल का ये वो डायलिसिस करने वाली जगह है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था। और सारी मशीनें बाहर से, विदेश से आई हैं। सिरसा साहब यहाँ कहीं अगर होंगे तो एक बार उनसे बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और जो सवाल बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं उन सवालों का जवाब भी मिले। और ये जो वार्ड है जो मैंने कल आपको दिखाया था, हालांकि आज खाली है, बाहर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है जो रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं। उसके बाद कैसे भर्ती होगी यहाँ और कब से पूरी तरह से यहाँ 100 बेड का जो ये डायलिसिस सेंटर है पूरी तरह से एक्टिव होगा, ये भी बात करेंगे। और बहुत सारे सवाल जो YouTube पर लोगों ने पूछे हैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और सिरसा साहब, मैं आपको डिस्टर्ब करूँगा 5-7 मिनट के लिए। ये हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जिनसे मैंने आपको परसों भी मिलवाया था अपने वीडियो में। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं और ये जो पूरा डायलिसिस सेंटर है, हॉस्पिटल है, उसके एक तरह से सूत्रधार हैं, जो मैंने पहले भी कहा था। क्योंकि उस दिन मैंने जब वीडियो में दिखाया, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब तलाशते हुए ज़रा एक बार, चूँकि मैंने देखा कि आज काफ़ी लोग आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार। उस दिन वीडियो में आप भी दिखे थे। तो पहले तो लोग ये पूछ रहे हैं, जो मेरे YouTube पर ही लोग लगातार, कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? रजिस्ट्रेशन जो वॉक इन कर रहे हैं यहाँ पे, हम उनका रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं।
उनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, उनके टेस्ट कौन कौन से हैं, कौन से टेस्ट उनके और होने जरूरी हैं क्योंकि वो नई साइट पे आने जा रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे लोग लाइन में लगकर करा रहे हैं। कितने डॉक्टर साहब रजिस्ट्रेशन हो गए? Till now, 2,500 people have come for dialysis. We have taken the blood samples of them, and we are conducting the test, and we are starting the dialysis. ये सारा जो लोग हैं ये सभी जो इंतज़ार कर रहे हैं वो हमारे जो हमारा स्टाफ है उनका ब्लड सैंपल ले रहे हैं और फिर इनका ब्लड सैंपल लेके पिछले 2 दिन से प्रक्रिया चल रही है। 2,500 लोग अब तक रजिस्टर करा चुके हैं। तो ये लगभग इनका कहना है कि लगभग 2,500 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और ये लोग जो बाहर बैठे हैं, जो मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया। अब इसमें बात ये आती है कि जो लोग आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद उनका फिल्टर करना या कौन एलिजिबल हैं यहाँ एडमिट होने के लिए, डायलिसिस के लिए, उसका प्रोसेस क्या होगा? नहीं, वो तो हमारे लिए सब एलिजिबल हैं, जिसको डायलिसिस की जरूरत है वो एलिजिबल है। बस हमारा तो एक चिंता है कि उसको डायलिसिस किस तरह से करना है। क्या उसको आइसोलेट करके करना है कि वो सीरियस पेशेंट है, कोई किडनी का अलावा उसको कोई HIV ना हो, कोई हेपेटाइटिस ना हो, कोई कोविड ना हो, तो क्या उसको आइसोलेट करके करना अलग कमरे में या उसको जनरल पब्लिक वाले में कर सकते हैं, वो हमारा कंसर्न है। तो अभी मैंने देखा कुछ जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं उनका कुछ टेस्ट किया जा रहा है। ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट, और सबके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। आज वाले लोगों के अभी ब्लड टेस्ट कंप्लीट करके मेरे ख्याल अभी हो गए, कंप्लीट हो गए। आज के लोगों के कंप्लीट हो गए। आज से हमने एक बार रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दी है। बंद क्यों करेंगे? आज के अब 2,500 लोगों का एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, तो पहले ये इनिशियल 2,500 लोगों का हम इनको अपने सर्कल में डालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे कितने घंटे हमारे पास और बचते हैं जिसमें हम कितने लोगों को और अभी एडजस्ट करेंगे। अच्छा, नंबर्स के हिसाब से चूंकि बहुत बड़ी तादाद उमड़ने वाली है सिरसा साहब, चूंकि इतना बड़ा काम किया आपने कि जिस डायलिसिस के लिए एक सीटिंग में 3 से 5 हज़ार लगते हैं और किसी को साल में 5 से 6 लाख खर्च होते हैं, वो आप पूरा फ्री कर रहे हैं, तो बहुत नंबर्स बहुत बढ़ेंगे। तो अब जैसे 2,500 है, एक नंबर समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे में कितने लोगों का डायलिसिस हो सकता है? देखो, इनिशियली हमने सोचा था कि पहले हम इनिशियली 6 महीने तक इसको 12 घंटे चलाएंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन बन गई है वो मुझे लगता है कि हम अभी आज हम वो प्लान कर रहे हैं कि अगले 15 दिन या मैक्सिमम बाय 30 डेज हम इसको 24/7 पे लेके आएँ। जब हम इसको उस पे लाएंगे तो हम औसतन तकरीबन 12 घंटों में 500 के आसपास डायलिसिस हम कर पाएंगे। और 24 घंटे का मतलब है कि वो 800 हो सकते हैं, 900 हो सकते हैं, कभी 650-700 हो सकते हैं, कभी 950 भी हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में को आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। पर एवरेज जो है हम 800 लोगों की हम 24 घंटों में कर पाएंगे। तो उस हिसाब से जो सिरसा साहब ने बताया, 800 लोग अगर होते मैक्सिमम, हम 700 भी मानते हैं, अगर डायलिसिस 24 घंटे में होता है, इसका मतलब 20,000 लोगों का डायलिसिस मोटे तौर पर मान लेते हैं। नहीं, हालांकि उसी में रिपीट भी तो होगा, 3 दिन बाद रिटर्न होगा, कोई 5 दिन बाद वाला भी होगा और कोई 3 दिन बाद वाला भी होगा। किसी का हफ्ते में 3 बार वाला हाँ, भी तो होगा। हाँ, वही ना, हफ्ते में 3 दिन भी होता है ना, 3 बार हफ्ते में। तो यही कारण है हमने एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन को रोका है। अब आप समझे, पहले हमें ये स्टडी करना होगा कि जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड हो गए हैं, ये लोग 2-3 दिन वाले हैं, इनमें से 5 दिन वाला है, तो उनका कितने सीरियस पेशेंट हैं, किस तरह के पेशेंट्स हैं, वो सारी बातें जब हम कंसिडर करेंगे उसके बाद हम ये पूरा एक्चुअल लगा पाएंगे कि कितने हज़ार पेशेंट्स को हम कर सकते हैं। अब एक बड़ी बात है जो फिर से मैं, चूंकि देश के लिए बहुत बड़ी बीमारी है और देश में जितने लोग मरते हैं अलग अलग बीमारियों से, उसमें किडनी से जुड़ी बीमारी, हर 5वां आदमी इस बीमारी से जूझते हुए मरता है। और एक आंकड़ा मैं देख रहा था कि 10 में से 1 आदमी को किडनी डिसऑर्डर है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है और 2.25 लाख हर साल जुड़ता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है इस देश का। और ये इसी वार्ड में हूँ जो मैंने कल भी दिखाया था। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि इतनी एडवांस मशीनें हैं जिसका जिक्र आपने वीडियो में किया कि सारी मशीनें जर्मनी से आई हैं शायद। जी। तो किसी ने पूछा एक मशीन कितने की आती है? देखिए, एक मशीन की खाली बात नहीं है, मशीन तो 7-7.5 लाख रुपए कॉस्ट करती है, लेकिन एक मशीन का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 15 से 20 लाख रुपए लगता है। कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें उसका बेड भी है, उसमें चेयर भी है, उसका सामान, तो ये एक बड़ा एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट है। यही कारण है कि इस ट्रीटमेंट को कराने वाले लोग कोई घर बिक जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, और ऐसे एक नहीं है, सैकड़ों लोग हैं। और किडनी की आजकल बीमारी जो है ये बड़ी जेनरिक बीमारी हो गई है, क्योंकि किडनी शुगर से भी है, किडनी BP से भी है, तो ये बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उसके कारण किडनी का बीमारी शुरू हो जाती है। तो अच्छे अच्छे घरों के लोगों को तो अफोर्ड कर लेते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि जो मीडियोकर फैमिली है वो भी अफोर्ड नहीं करती। 5 लाख रुपया साल का निकालना, 5 लाख नहीं है वो, आप 5 लाख खाली ये देख रहे हैं, 5 लाख के साथ उसको गाड़ी में डालकर लाना होगा, यहाँ अपने काम छोड़ना होगा,
तो आप ये सोच के चलें कि एक आदमी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन जो है वो 15 से 20 लाख रुपए का पड़ता है। तो जो आदमी 20 लाख सालाना भी कमाता है वो भी दम तोड़ देगा, एकदम बुरा हाल हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, लोग समझ नहीं पा रहे। लोग सोचते हैं कि 2-3 हज़ार रुपए की बात है, 5 नहीं, एक सिस्टम, चेन ऑफ सिस्टम खत्म हो जाता है, टूट जाता है। वो इतना भयंकर तरीके से टूट जाता है कि जब आप उस आदमी की पूरी एवरेज निकालेंगे तो आप ये देखेंगे तो इंसान मीडियोकर फैमिली का आदमी भी जो है वो भी बिक जाता है इलाज कराते कराते। और फिर देखिए एक और बात, ये मशीन है। अब आप सोचिए ये मशीन क्या देती है। ये मशीन केवल आपको 3 दिन की जान देती है, 3 दिन की। 3 दिन बाद अगर आप इस मशीन के पास नहीं आए तो आप मर जाएंगे। आप ये सोच के देखिए ना, तो हमें इलाज नहीं है ये 3 दिन का सांस देती है आपको, 3 दिन की जिंदगी देती है आपको। और वो 3 दिन की जिंदगी अगर आपको नहीं, 3 दिन बाद आपने टेस्ट कराया तो 3 दिन बाद आपकी किडनी जो है वो जवाब देना शुरू कर देगी और 5 से 7 दिन बाद यू विल बी नो मोर। तो ये बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो मशीन 3 दिन की जिंदगी देती है, इस मशीन के बाद हर 3 बार अपने को जिंदगी मांगने के लिए आना पड़ेगा। और ये काम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग कर रहे हैं। और मैं फिर इनके सामने कहूंगा कि बीते 3.5 महीनों से और खासतौर से 26 जनवरी के बाद से सिखों के लिए, इस समुदाय के लिए जो कुछ कहा गया, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोग, किसान आंदोलन की मुखालफत करने वाले लोगों ने जो जो कहा आप सब जानते होंगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों ने जो हजारों किसानों को, लाखों किसानों को 3.5 महीने से लंगर मुहैया करा रहे हैं, तमाम तरह के इंतजामात में लगे हैं, वही लोग, वही समुदाय, उसी कौम के लोग, उन्हीं लोगों ने इतना बड़ा अस्पताल खोल दिया जो डॉक्टर साहब ने कहा एशिया का बिगेस्ट है अगर नंबर ऑफ बेड्स में देखें तो, किडनी डायलिसिस के लिए। और उसके बाद सब कुछ फ्री है, बार बार बता रहा हूं, सिरसा साहब ने बताया। अंजुम जी देखो, मैं जो आपने बात कही सच्ची बात है कि हमें बहुत दुख हुआ। एक दिन तो मैं एक नेशनल चैनल पर रोने को मजबूर हो गया, मेरा मन भर आया, मेरी आंखों, मैंने कहा यार इस तरह से हमें क्यों बेइज्जत कर रहे हो। किसान आंदोलन है अंजुम जी, अगर किसान आंदोलन में जिसके सिर के ऊपर दस्तार नहीं है वो अगर किसान आंदोलन में जाके नारा लगाए वो तो देशप्रस्त है, वो तो वतन प्रस्त है। और अगर उसके सिर पे दस्तार पगड़ी है तो वो गद्दार है, खालिस्तानी है, आतंकी है। ये लोग जो देश के खिलाफ है, ऐसी बातें टीवियों पे चलाई जाए। हमें ये नहीं समझ में आया कि किसान आंदोलन सिख आंदोलन कैसे बन गया। क्या ये कसूर है किसान आंदोलन के अंदर कि सिखों ने जाके पार्टिसिपेट करके उनकी सेवा की। अरे हम सेवा के लोग हैं। अगर कोविड की बीमारी सिखों की बीमारी नहीं बन गई, वहां भी हम यही सेवा कर रहे थे, वही लंगर खिला रहे थे। तब तो लोगों ने नहीं कहा कि तुम अगर सेवा कर रहे हो तो कोविड तुम लेके आए हो। और अगर हम किसान आंदोलन में सेवा करते हो तो कह रहे किसान आंदोलनकारी तुम हो, तुम सिख ही किसान आंदोलन कर रहे हो। अरे भाई सिख जो है वो सेवा के प्रति समर्पित है, उसके खून के अंदर, रग रग के अंदर सेवा भरी हुई है। आप छोटे से बच्चे को देख लेना, क्या करें हम जन्म में, हमारे माँ बाप हमें साखियाँ वो सुनाते हैं, हमारे माँ बाप हमसे बातें वो करते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भाई हमसे वो बातें करते हैं, हम कीर्तन सुनते हैं, कीर्तन उस चीज़ का है, हम वाक सुनते हैं, गुरु साहब का उपदेश सुनते हैं, वो भी उस चीज़ के ऊपर है। क्या करें, हमारे रग रग के अंदर सेवा भर गई है, हमारे मुंह से बात ही सेवा की निकलती है। तो क्या ये हमारा कसूर है? अगर हम कोविड में सेवा करें तो तुम्हें अच्छी लगे, और अगर हमने जाके अपने किसानों की सेवा करी तो तुमने हमें गद्दार करना शुरू कर दिया। मैंने अंजुम जी ये बात कही थी, आज मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूँ, मैं किसी टीवी चैनल का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वही पत्रकार जो हमें देश के गद्दार कह रहे थे, देश के प्रति बुरा बोल रहे थे, मैंने कहा था जब इस हॉस्पिटल में आएंगे ना, या तो ये अपना टीवी चलाना बंद करेंगे, नहीं तो इनको भी आके बोलना पड़ेगा और फिर वही बात आके कहनी पड़ेगी कि देवते सच्चे सिख हैं। अब मैं टीवी चैनलों का नाम नहीं लेता, लेकिन अब सभी टीवी चैनल के वो रिपोर्टरों का देख लेना, उनको जाके टीवी पे बोलने को मजबूर होना पड़ा। तो फिर ऐसी बात बोलते क्यों? मैं तो कहूंगा शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जहर के पुतले हैं सिरसा साहब। ये वीडियो जब मैंने 3 दिन पहले डाला इस फ्री हॉस्पिटल के बारे में, आप लोगों की इस पहल के बारे में, उसके नीचे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि खालिस्तानी है, खालिस्तान से पैसा आ रहा होगा, पता तो करो कितनी मशीनें कहाँ से आई। तो ऐसे नफरत के पुतलों का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक शख्स किडनी की बीमारी से जूझते हुए डायलिसिस न करा पाने की स्थिति में घर, मकान, जमीन, जायदाद सब बेचता है, और उसके बाद भी एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मौत होती है क्योंकि वो इस खर्चे को वहन नहीं कर पाता। बड़ा काम किया। अब एक बात और, आप बोले पहले, फिर मैं बताऊं। एक बात और, चूंकि बहुत सारे लोग इसका जानना चाह रहे हैं, ये बाला साहब गुरुद्वारा का हिस्सा है, ये बाला साहब गुरुद्वारा है उसका हिस्सा है, तो ये एड्रेस पूरी तरह से बताने के लिए अप्रोचेबल कैसे है, आप बताएं, चूंकि देश भर के लोग इस पर मैसेज भेज रहे हैं।
देखिए, एक तो सबसे पहले ये आश्रम चौक जो है वहाँ से एडजॉइनिंग है बिल्कुल, और सराय काले खां बस अड्डा नोन है, सराय काले खां से बिल्कुल एडजॉइनिंग, बिल्कुल दोनों के बीच में है। और बारापुला बड़ा मशहूर है, बारापुला फ्लाईओवर के नीचे है। तो ये प्रोमिनेंटली है, जब भी आप नोएडा को जाएंगे या फरीदाबाद को जाएंगे, प्रोमिनेंट जगह पे है और हार्ट ऑफ दिल्ली के अंदर है। तो ये सराय काले खां जिसको एरिया कहा जाता है, और उसके बिल्कुल साथ स्थित है बाला साहिब गुरुद्वारा है। ये 13-14 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ही गुरु हरकिशन हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो ये गुरुद्वारे के इस हिस्से को आपने हॉस्पिटल के लिए अलग किया? जी, ये गुरुद्वारे के साथ हमने हॉस्पिटल के लिए ज़मीन डीडीए से ली थी। पहले इसको हमने 33 करोड़ रुपए में उन्होंने हमें अलॉट की थी, लेकिन जब हमने उनको ये बातें बताई जो आज हो रही हैं कि ये हॉस्पिटल बड़े हॉस्पिटलों की तरह नहीं है जिसका लोग बिल देख के मर जाएंगे, वो नहीं है। ये हॉस्पिटल दुआ भी देगा, दवा भी देगा और लंगर भी देगा। सही बात। तो तब जो गवर्नर थे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी आपने बात कही, तो 31 करोड़ वाली चीज़ को फिर उन्होंने 30 लाख में हमें दिया। पहले 31 करोड़ बनाया था उसका, फिर उन्होंने कहा भी चैरिटेबल रेट भी नहीं आपको लग सकता क्योंकि आपका तो फ्री वाली चीज़ है, तो फिर 30 लाख रुपए में हमें ये सारी ज़मीन दी थी उन्होंने। तो दवा दुआ और लंगर है। हम चाहते हैं कि इसको 100 बेड से 1000 बेड तक लेके जाएं। और आप और हम बात कर रहे हैं, आप और हम बात फिर 2021 में ही करेंगे। हम 2021 में है ना, अभी 2021 में दोबारा बात करेंगे और फिर आप दोबारा आएंगे तो हम आपको बताएंगे अब ये दुनिया का सबसे बड़ा बन गया और 1000 बेड का है। हमारा टारगेट बड़ा क्लियर है। हम ये हॉस्पिटल चालू करने के बाद सोए नहीं है। हमारी जितनी आज भी मीटिंग आप दें, हमारी मीटिंग अब अगले प्रोजेक्ट के लिए हो रही है कि हमारा अगला काम कहाँ से शुरू करना है और कितने दिन में हमने कंप्लीट करना है। सो हमारा फोकस उस तरफ है। एक बात, दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा था, देखिए हम खाली एक चीज कि एडमिट तो कहीं के लोग हो सकते हैं ना, चाहे बिहार यूपी कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं एडमिट हो रहे हैं। कोई भी कोई धर्म समुदाय स्टेट कहीं का भी आदमी एडमिट हो सकता है। इसलिए भ्रांतियां जो भी कुछ लोगों ने फैलाई, मेरे पोस्ट पर भी लिखा कि सरदारों ने सिर्फ सरदारों के लिए खोला है, आप क्यों प्रचार कर रहे हैं, तो उसका भी जवाब है। अब आप कहिए क्या। देखिए, मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हम कितनी नफरत फैलाएंगे, आखिर इस नफरत की कोई सीमा तो होगी। मैं उन बच्चों के माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ और उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो ऐसी नफरत फैलाते हैं कि ऐसी नफरत फैलानी बंद करिए। एक बात देखिए, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई ये क्या है, ये हमें अपने परमात्मा की आराधना करने के लिए एक चीज़ मिली है। जब बीमार हो जाता है ना, ये मशीन को नहीं पता तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसके अंदर जो खून जाता है और बाहर साफ होके आता है। काश इस मशीन को पता हो कि हिंदू का खून अंदर आया है या मुसलमान का खून अंदर आया, काश इस मशीन में, लेकिन ऐसी कोई मशीन अभी दुनिया में बनी नहीं है। इसलिए ये जो हम नफरत फैला रहे हैं, अगर हम बात करते हैं इंसानों के जिंदा रहने की, अजीत जी अगर इंसानियत ही मर गई तो इंसान कैसे बचाओगे? सही बात। ये इंसानियत को जिंदा रखो। अगर इंसानियत जिंदा रहेगी तो ही इंसान जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारे लोग इंसानियत को भी मारने पे लगे हैं और इंसान को भी। सरकारें, राज करने वाली पार्टियां आज से नहीं, जब से ये दुनिया की सृष्टि का सृजन हुआ है तब से ही धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांटते आए हैं। लेकिन हम भी इस लड़ाई को लड़ते आए हैं पिछले 550 साल से, गुरु नानक देव पातशाह जी के उपदेश के चलते कि इन जात धर्म और इन सब चीज़ों को ख़त्म करें ताकि हम एक अच्छी सोसाइटी का गठन कर सकें। लेकिन हम बड़ा अफसोस से कहना चाहते हैं, आज भी वो जो लोग सत्ता में हैं वो हम लोगों को बांटते हैं और हम बड़े आसानी से बंट जाते हैं। ये बहुत हमें अफसोस है बात का। चलिए यही बात खत्म करते हैं एक सकारात्मक नोट पर कि एक बड़ी पहल की है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, और उस पहल का सिर्फ स्वागत किया जाना चाहिए और सलाम किया जाना चाहिए उन तमाम सेवादारों को, उन तमाम दानवीरों को जिन्होंने जिस भी रूप में इस अस्पताल के बनाने में कोई सहयोग किया, मदद की, सेवा की। हो सकता है कुछ मशीनें मैंने देखी शायद थोड़ी पुरानी है, हो सकता है किसी ने दी भी, दान भी की होगी, ऐसे भी की होगी। नहीं, सारे के सारे देखो लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं। पहले बात समझिए, ये सारा आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हम कंट्रीब्यूट करके अलग से लाते हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पे है सब कंट्रीब्यूशन से है। और आपको मैं ये भी बताते हुए बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ, कल हमारा देश का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर भी खुल रहा है, जिसके अंदर जर्मन से हमने बेस्ट मशीनें इम्पोर्ट की हैं, जो सीमेंस कंपनी की हैं। उसमें MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्ट से जितने भी ECG, जितने भी डायग्नोस्ट चेक होते हैं, और वो केवल 50 रुपये में हम सर्विस शुरू करने जा रहे हैं गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए। जो आदमी 8000 का टेस्ट कराना अफोर्ड ही नहीं करता और वो जाके एम्स की और हॉस्पिटलों की लाइन में लगता है, उसको कहा जाता है 4 महीने बाद आना। अब बताओ, जिस आदमी का डायग्नोस करने में 4 महीने लग रहे हैं, बीमारी जानने में 4 महीने लग रहे हैं, बेचारे ने कहाँ बचना है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही किसी को लिख दिया जाता है कि MRI कराओ, तो पहले वो अपना बैंक, पहले अपनी जेब देखता है और इस टेंशन में रहता है कि इसके बदले हमको 8-10 हज़ार देने पड़ेंगे। सर अजीत जी, एक बात और देखो, आप दर्द
जो दर्द है ना, दर्द कोई थर्मामीटर से चेक नहीं होता। जिसको दर्द हो रहा है वही बता सकता है। डॉक्टर भी पूछता कितना हो रहा है, अब कितने का पैमाना तो है नहीं है। लेकिन एक बताता हूँ मैं आपको बात, आप उस आदमी के हालात देखें। एक आदमी को कहा गया तुझे एमआरआई करानी है, क्यों? क्योंकि हो सकता है तुझे वो वाली खतरनाक बीमारी हो, ठीक है। वो आदमी को पता है कि मुझे हो सकता है वो बीमारी हो, लेकिन वो फिर भी अपनी बीमारी का टेस्ट कराने के लिए अफोर्ड नहीं करता। वो 4 महीने इंतजार में कर रहा है, ये जानते हुए इन 4 महीनों में हो सकता है ये बीमारी मेरे को मार ही दे, टेस्ट की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन वो अफोर्ड ही नहीं करता। उसके पास रास्ता ही नहीं है सिवाय इस बात का कि मुंह ऊपर करके इंतजार करने का, शायद मेरी बारी आ जाएगी। ये दर्द को आप समझ कर देखिए, दर्द है। सही बात है। और मैं फिर सिरसा साहब के साथ उस पहल को देखने भी जाऊंगा जहां एमआरआई सेंटर इन्होंने खोला है। अगले वीडियो में आपको भी देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और ये कहते हुए जो मैं कई वीडियो में कहा कि सरदार जी तुसी ग्रेट हो, आपने जो सेवा की है, चाहे जितनी गालियां मिले, लेकिन आप दरअसल सिर्फ तालियों के हकदार हैं, क्योंकि देशभक्ति का कोई पैमाना अगर होता है तो सरदारों का इतिहास बहुत लंबा है, सदियों पुराना है। और आज सेवा का कोई पैमाना अगर होता है तो सरदारों का इतिहास और जो हम देख रहे हैं वो अतुलनीय है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।